हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई, दशहरा स्पेशल इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए सिंबल है एक। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में भी बहुत ऐसी ऐसी बुराइयां हैं जिनको ख़त्म करना है। जैसे कि एक सबसे बड़ी आजकल के जनरेशन में है रील्स को स्क्रॉल करना, दिन भर में 3 से 4 घंटे हम यही करते रहते हैं। ये भी एक प्रकार की बुराई ही है, इसको हटाना है भाई। ये चीज़ ठीक नहीं है आपकी लाइफ के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आज चाहते तो हम भी छुट्टी कर सकते थे, आपके लिए सेशन रिकॉर्ड ना कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, दशहरा के साथ साथ आपको पता है कि आज गांधी जयंती भी है, तो आप सभी लोगों को दोनों त्योहारों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। आज कुछ स्पेशल करेंगे। स्पेशल ये डेली तो पढ़ाता रहता हूं भाई, क्वेश्चन आंसर करवाता रहता हूं, लेकिन मैंने आज ये सोचा था कि आपको क्यों ना 500 फार्मूला का रिवीजन करवा देता हूं। फटाफट जितनी जल्दी हो सकेगा आपको रिवीजन करवा दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये सेशन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। तरक्की ही आज़ादी है, एकदम सही बात है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप आज़ाद हो जाएंगे। और ये कब होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी XXX वैलिडिटी मिल रही है और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2499 रुपये में मिल रहा है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का महापैक इनरोल करेंगे। और इसमें अगर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए ना सर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको एक कूपन कोड है, यूज करना होगा Y579। ये आप कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भाई 21-2200 रुपये का पड़ेगा। 27 मंथ की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक, बस ये आज़ादी अगर आपको चाहिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। ये अपना फॉर्मूला वाला, अभी मैं स्टील और स्ट्रक्चर, दो सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वहाँ के फॉर्मूले कुछ हम रिवाइज करते हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगे ना, वो वाले फॉर्मूले भी हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे ये आता है, आपके एग्जाम में अगर बात किया जाए तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर सेफ एंड यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम में सब ज़्यादा आता है, तो पहले तो ये फार्मूला आता है। देखो, पहला तो फार्मूला आपके एग्जाम में आता है सेफ फैक्टर। आप एक बार देख सारा कुछ लीजिएगा, इसको मैं ऐप में कम्युनिटी पर क्या करूँगा, अपने कम्युनिटी पर अपलोड कर दूंगा। ठीक, ये आपका जो सेफ फैक्टर है, ये इसका रेशियो क्या बोला जाता है, ये आपका पहला आता है। लोड फैक्टर का आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, लोड फैक्टर का आ जाता है, सेफ फैक्टर का आ जाता है। या प्लास्टिक मॉडुलस आपसे पूछ लेता है किसी भी सेक्शन का, किसी भी सेक्शन का आपको का प्लास्टिक मॉडुलस पूछ लेता है, तो Y1 Y2 गिवन रहेगा, सिंपल से स्ट्रक्चर बना कर दे देगा और आंसर यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के ये 3 हो गए सर। और यहाँ पर जो जो आएगा मैं वही बता दूंगा आपको। या कभी भी ऐसे भी आ जाता है कि आपका FY दे दिया और यील्ड स्ट्रेस दे दिया, सेक्शन मॉडुलस दे दिया, आपको यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर केवल फॉर्मूला ही डिस्कस किया जाएगा। अब आप देख लीजिए, जाइए, अब कई एग्जाम में केवल ये पॉइंट आया हुआ, लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, ये वाला कई एग्जाम में आपके आ चुका है, तो जरूर याद रखिएगा इसको। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल के लिए क्या होगा, FY यील्ड अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, और ब्रिटल के लिए क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ये हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ये 2 हो गए। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपको भी पता है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आपको, यहाँ से हर साल ये कम से कम 20 से 25 बार पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर का कितना होगा, 1.5 होगा सर। और सर्कल का कितना होगा, सर्कल की बात किया जाए 1.7 होगा। S सेक्शन का 1.5, डायमंड्स का 2, ट्राइंगल का 2.34। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। सेफ फैक्टर क्या होता है आपके एग्जाम में आती है, देख लीजिए आप। ठीक ना, और आगे चलते हैं सर। यहाँ पर ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, जैसे कि ये आता है कि कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड टू फॉर्म अ मैकेनिज्म, द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड कितना होगा, DS+1। आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दे दिया और उसे बोल देगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, DS निकालना है, DS के बाद 1 जोड़ देना है। आगे बात किया जाए इनकी कितनी मैकेनिज्म होंगी, 2 मैकेनिज्म होंगी। ठीक है ना, इनकी कितनी मैकेनिज्म होंगी, 2, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरा इसकी मैकेनिज्म, और यील्ड कंडीशन 3 होगी। इक्विलिब्रियम तो जनरल होती है। ठीक है ना, अब इसके फिर से 3 कंडीशन होंगे। ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोकेशन कहाँ पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है।
और स्टेटमेंट के तौर पर आता है, यहाँ डायरेक्टली आ गया, जहाँ पर फिक्स सपोर्ट हो, रिजिड जॉइंट हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो और क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो, मटेरियल चेंज हो रहा हो, इस तरीके की जगहों पर ये यूज होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में अगर बात किया जाए, कोलैप्स लोड फॉर वेरियस। अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप चाहे एसएससी जेई देने चले जाइए और आरबी जेई देने चले जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है पॉइंट लोड एट मिड लेंथ कोलैप्स कितना होगा 4 MP बाई एल, और ये कितना 8 MP बाई एल स्क्वायर, ये यहाँ पर WUDL होगा, ठीक ना। और इसेंट्रिक लोडेड पॉइंट लोड और फिक्स बीम के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये फिक्स बीम के लिए, ये फिक्स बीम के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप इसको नोट करिए एक मिनट। ये चीज समझ में आ गई ना बात। और यहाँ पर देखा जाए इसेंट्रिक पॉइंट लोड जो है कोलैप्स लोड 2 MP बाई AB, और ये जब इसेंट्रिक पॉइंट लोड का मतलब ये है कि आपका इस सेंटर पर नहीं है, आपका लोड ना कहीं पर ये है, इस ये वाली कंडीशन पे, समझिएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और प्रॉप्ट कैंटिलीवर में बीम में अगर देखा जाए तो बताओ, अगर आपका पॉइंट लोड होगा मिड पे तो 6 होगा, यूनिफॉर्मली यूडियल होगा तो 11.65 होगा, और इसेंट्रिक होगा तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ फ्रेम, और ये इस तरीके से यहाँ प्रूव भी कर दिया। देखो यहाँ से किस तरीके से डिफॉर्म होगा, इधर की ओर आपका स्ट्रक्चर जाएगा, किस तरीके से डिफॉर्म होगा, ये कंबाइंड मैकेनिज्म आपकी होगी, ठीक है ना। डिज़ाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की अगर बात किया जाए तो देखो अब यहाँ पर ये भी कभी कभार इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, आ सकते हैं। जैसे ये वाला कई बार आया है कि द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 4.6, ये सेम क्वेश्चन आया, क्लास 4.6 बोल्ट इज 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड yield strength is 0.6 टाइम, yield strength is 0.6 टाइम 400 which is 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टर्न बोल्ट किसको बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अलाउ स्टील विथ ग्रेड ऑफ 8.8 से 10.9, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये PDF बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिच किसको बोलते हैं, गेज किसको बोलते हैं, स्टेगर्ड पिच किसको बोलते हैं, आराम से यहाँ समझ सकते हैं। ये जो लोड या फोर्स लग रहा है इसके पैरेलल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा गेज, समझ गए ना। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और डायमीटर वगैरह ये सब कुछ आप पढ़े ही होंगे। ओके, पिच की बात किया जाए शुड नॉट लेस देन 2.5D, आपको पता है। और पिच सेल नॉट बी मोर देन, किससे मोर देन नहीं होगा, ये दो कंडीशन। अब देख लो टेंशन के लिए कितना 16, कंप्रेशन के लिए 12 या 200 mm, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। इस तरीके की आपकी शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, याद रखना। इस तरीके का आपका क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपका होना चाहिए। स्टेगर्ड के केस में देख लो कि द पिच में बी इंक्रीज बाय 50% ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइडेड द गेज डिस्टेंस लेस देन 75 mm। ओके, और यहाँ पर देखा जाए मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होगा। अब एज डिस्टेंस आप गलती कर देते हो, जो हैंड वाला होगा और मशीन वाला होगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इतना शार्प तरीके से पढ़ना है आपको। अब जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू आपके एग्जाम में इस बार आया था, या भी 250 के लिए 250 के लिए ही पूछा था, और एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आ गई थी आपकी। बच्चों को समझ नहीं आता क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ओके, तो यही सब देखना पड़ेगा सर आपको, इतने डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे ये कई बार आ चुका है, प्लेट आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज वेदर नहीं है तो 32T और थिकनेस ऑफ प्लेट होगा, या तो 300 mm, जो इनमें से लेस होगा। 16T कहाँ पर होगा, जहाँ इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगी। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं सर, समझ गए ना। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की बात किया जाए, अब देखो मुझे याद है 2014 में इससे क्वेश्चन आया था मेंस में, SSC JEE के मेंस में आया था 20-25 नंबर का, हर साल आता था, हर साल आता था भाई यहाँ से क्वेश्चन। केवल जिनको फॉर्मूला याद होता था 25 नंबर पा जाते थे। ये आपसे पूछा जाता है, ये गैप 5D से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके की लैप लेंथ कितनी होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। और डबल कवर बट जॉइंट ये आपका हो गया, फिगर दिखाकर भी कभी कभार पूछ लेता है। एजम्पशन क्या होने चाहिए, एजम्पशन आपको मिल जाएंगे। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन अ जॉइंट, फेलियर ऑफ बोल्ट, फेलियर ऑफ प्लेट, शियर ऑफ प्लेट, ठीक। अब यहाँ बात किया जाए, ये सेक्शन हो गया बियरिंग, और आगे अगर बात किया जाए, और आगे फॉर्मूले हैं सर दिखा रहा हूँ। जैसे हाँ ये वाले से देखो, अब आप ये 3-4 फार्मूले हैं,
ये तो ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये किस पे, ग्रॉस नेट यील्ड पे बेस्ड है और बेस्ड ऑन नेट एरिया पे आपका ये हो जाएगा, नेट एरिया पर आपका ये हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और गेज लेंथ के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप ये वो वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं दोनों, डबल का और बट जॉइंट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर सर। और देखते हैं क्या है। पहले तो बहुत कुछ आता था, पहले मेंस ओन्स में ना यार देखो ऐसे क्वेश्चन आते थे, ये वाले से समझ लो कि एक 25 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता था आपके मेंस में, और मेंस के क्वेश्चन करने में भी मजा आते थे। ये जैसे फॉर्मूला लगते ही ये कैसे निकाला जाता है, ये सारा कुछ पहले मेंशन था, स्पेसिफाइड था। ये वाला जैसे एक आ जाता, प्रिवेंट फेलियर द बोल्ट इज गिवन बाई, स्क्वायर लगा होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, कहीं कहीं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, कहीं इक्वल कर देता है। इस तरीके के यहाँ पर प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं एग्जाम में, बस आपको समझना सर। तो स्ट्रक्चर जिससे आपको स्टील से जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता था, आप ये यूज कर सकते हैं। बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड क्या होते हैं। और हाँ जैसे, अरे सॉरी ये कहाँ आ गए, ऊपर नीचे ज़्यादा निकल गए क्या। हाँ अब बताओ, यहाँ पर ये वेल्डिंग से आपका क्वेश्चन आता है, और वेल्डिंग के पहले ये वाला एंगल से आता है। बड़े ध्यान से सुनना, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एंगल बढ़ने के साथ साथ के की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। के की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। आपको आना चाहिए 0.765, 6.55, 0.5, ठीक ना। एंगल 60 से 90, 90 से 100, 100 से 106, और कहीं कहीं 105 भी लिखा है, 107 से 113, 114 से 90, इस तरीके से, ठीक ना। इस तरीके से आपका होगा। 120 होगा, यहाँ पर 120 होगा, यहाँ पर क्या होगा 120। अब जैसे फिलेट वेल्ड कभी भी फ्यूजन बिटवीन फेस लेस देन 60 और मोर देन 120 के लिए अलाउ नहीं करती, कभी भी नहीं करती, ठीक ना। ये 120 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। और थिकनेस ऑफ प्लेट में अगर देखा जाए तो मिनिमम साइज वेल्ड फ्री में एजम्पशन के तौर पे, बाकी देख लो 10 mm से कम है तो 3, 5, 6, 8, 50 mm तक। ओके, स्क्वायर में कितना माइनस करते हैं 1.5, और राउंडेड एज में कितना 3.4, 3/4। अब तो भाई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले इनका सबका मतलब समझ में आता था जब मेंस का पेपर आप लोगों को होता था, मतलब इस लेवल का होता था कि मज़ा आ जाती कि एक दिन में मतलब हम बच्चों को यही बोलते थे भाई इतना टारगेट करो कि 5 मेंस के क्वेश्चन लगा लो, बस 5 स्टील के अगर 5 क्वेश्चन आपने लगा लिया, स्टील आपकी तैयार। आरसीसी के 5 से 6 क्वेश्चन लगा लिया एक कॉलम से, एक सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट, टी सेक्शन, बस इतना सफिशिएंट होता था। तो और देखते हैं सर क्या क्या है, मतलब जो आपके एग्जाम में आता है ना वो डायरेक्टली आपको मैं रूबरू करवाना चाह रहा हूँ कि बताओ इसके बगैर कोई है एग्जाम जो इसके बगैर बन जाए, है कोई एग्जाम सिलेंडरलेस रेशियो से, कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके बगैर बन जाए, ठीक ना। और इसके बगैर भी कभी एग्जाम नहीं बन सकता, बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से, बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से इसके बगैर भी कभी एग्जाम नहीं बन सकता आपका। ओके, तो ये आपका हो गया। स्ट्रक का अगर देखना है तो ये शुड नॉट ग्रेटर दैन 40 हो जाएगा। लेसिंग के बारे में जैसे 5%, अभी इस बार यूपीपीएससी यही हुआ, यही क्वेश्चन आया था लेसिंग वाला, ठीक है ना। एंगल आपसे पूछ लिया जाता है 40 से कम, ठीक ना। और सर यहाँ पर क्या था सर, जैसे ये पूछ लिया था मिनिमम थिकनेस कितना होगा सिंगल लेसिंग के लिए, डबल लेसिंग के लिए, एल इफेक्टिव बाई 40, एल इफेक्टिव बाई 60, ये क्वेश्चन आपका। और बाकी सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ बैटन मेजर एट सेंटर टू सेंटर ऑफ इट्स एंड फास्टनिंग सेल बी सच दैट द सिलेंडरलेस रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ कॉलम ओवर दैट डिस्टेंस सेल बी नाइदर ग्रेटर देन 50 से ज़्यादा, नॉर ग्रेटर देन 0.7 टाइम द सिलेंडरलेस रेशियो ऑफ द मेंबर होल अबाउट इट्स एक्सेस। कैरी कितना करता है 2.5%। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। और स्टील वगैरह थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आती है तो परेशान नहीं होना है,
आप ये भी पढ़ लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ये भी अगर आप डेप्थ में पढ़ लोगे ना तब भी आपका काम चल जाए। देखो राफ्टर, स्टिंग, ये सब कुछ अपने में बनवा रखा हूँ मैं। जॉइस्टिक इसको बोलते हैं, लिंटर, पर्लिंग, राफ्टर। अब आप देख लो आपके एग्जाम में आता है जैसे राफ्टर रूफ बीम में यूजुअली सपोर्टिंग पर्लिन, पर्लिन को सपोर्ट करता है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ओके सर। मेरे ख्याल से सारा कुछ हो गया। बाकी आपको और भी दिखा देता हूँ, ये तो थोड़ा सा बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। हाँ, अब आप देख लो ये सब कुछ आपको एक जगह नहीं मिलेगा। डिफ्लेक्शन लिमिट की अगर बात किया जाए, हर जगह आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे इलास्टिक क्लाइडिंग स्पैन बटे 240, ब्रिटल क्लाइडिंग स्पैन बटे 300। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्ट स्पैन के लिए। अब बात किया जाए कौन सा, कैंटिलीवर स्पैन के लिए, इलास्टिक क्लाइडिंग स्पैन बटे 120, ब्रिटल क्लाइडिंग स्पैन बटे 240। वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर पर्लिन और गर्ट के लिए इलास्टिक क्लाइडिंग, देख लो इलास्टिक क्लाइडिंग और ब्रिटल क्लाइडिंग के बीच में 6 फॉर्मूले, 6 चीज़ें आपको याद करनी। ये सर ऐसे नहीं याद होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप इसको दीवार पर लिख कर कहीं चिपका दीजिए, ठीक है ना, जैसे अपने वाले की लोग फोटो चिपकाते हैं ना, तो वैसे करना है आपको। तो इस तरीके से आपका ये मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई हैं भाई। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करवा दिया हूँ मैं। और ये हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये सब सारा कुछ एक बार देख जरूर लीजिएगा, ऐसा नहीं है, सब इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एडिशनल लोड जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 25% स्टैटिक का, और क्रैप का कितना होगा, हॉरिजॉन्टल, ये तो सब पढ़े होंगे सर आप लोग। हाँ, यहाँ से आता है परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होगा, LY 500 कहाँ होगा, LY 750 कहाँ होगा, LY 1000 कहाँ होगा, LY 600 कहाँ होगा, ये चीज़ें कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्टील में एक बार जनरली रिवाइज करवा दिया हूँ, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर से क्वेश्चन आता है, देख लो बाकायदे फिगर से आप समझ सकते हो कौन सा क्या लोड बियर करता है। ठीक है सर, यहाँ से मतलब अब आपको समझ में आ गया। जैसे ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक दूसरा सब्जेक्ट ये है जिससे आपको बहुत डर लगता है ना, क्यों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। चलो सर, इसके भी कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो डिटर्मिनेसी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की होगी। जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होगी ना, DSC इक्वल टू R-S। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। DSI M प्लस M-2J-3 ब्रैकेट में है, तो ध्यान दे लीजिएगा, ठीक ना। ये प्लेन ट्रस के लिए, स्पेस ट्रस के लिए। अब इसको हमने किस तरीके से आपने लिखा होगा, M प्लस RE-2J, ठीक है ना, या 3J, अभी के लिए 2J, ठीक है। और RE की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। तो ये यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कोई, इतनी बड़े तो 30 मार्क का नहीं है अभी, और हो जाएगा आपसे। ओके, DS DK भी आपको यहाँ पर निकालने को बता दिया गया है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका DS कितना होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका DS कितना होगा, कोई बता पाएगा मुझे, कोई बता पाएगा इसका, क्यों सर, कोई इसका DS बता पाएगा मुझे कितना होगा, क्यों सर, इसका कोई DS बता पाएगा कितना होगा, हाँ है ना। इसका DS कितना होगा, अगर इसके DS की बात किया जाए तो इसको हटा देना है हमको, जब इसको हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, कितना, इसका DS 3 आ जाता है। आप फार्मूला भी लगा कर चेक कर सकते हैं। और सुन लो, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर देख रहा हूँ आपकी वीडियो ये वाली, एक यहाँ पर 2 हिंज लगा दिया जाए और सेम बीम है, देन इसका DS बता दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन अगर मैं राइज करूँ यहीं पर, तो ये यहाँ पर ये वाला ये लगा दिया गया है, ये, अब इसका DS बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन अब बताऊं मैं कि यहाँ पर भी हिंज लगा दिया गया है, अब इसका DS कितना होगा ये भी बता दीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन आपसे मैं पुटअप कर रहा हूँ आपसे, इनके सवालों का जवाब जरूर बताइएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन डिटेल में दिया होगा। अब देख लो, इसमें ये ऐसे निकालें, अच्छा डिग्री DK निकाला गया है, ये DK मैं DS आपको बता रहा था, यहाँ पर मैं जो बता रहा था ना आपको, वो DS बता रहा, ठीक ना, उसका ध्यान रखिएगा। ये ट्रस हो गया, ट्रस के भी आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये ट्रस किस तरीके से होगा। अगर इसका DS निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्यों,
टी रूल बताया हूँ, एकदम से टी रूल आपको बताया गया होगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप इनको कर जरूर लीजिएगा। स्टेबिलिटी की अगर बात हो तो ये, अब आप देखो, अगर इस मेंबर कम होंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा सर। फ्रेम के केस में अगर देख लिया जाए, अगर इसका मैं डीएस आपसे पूछूं तो क्या कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका डीएस बता पाएंगे? अगर इसका डीएस मैं आपसे पूछूं तो कितना डीएस होगा? एक कट यहाँ लगा दिए, एक कट यहाँ लगा दिए, कितना? 3C माइनस आर, 8 डैश। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, करवा चुका हूँ आपको, मैं ही यूट्यूब पर करवाया हूँ। तो 2 कट हो गए, बाकी इनको सबको फिक्स बनाना है। तो -2 -2 -2, 6 - 6 0। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सही है गलत है, ठीक है ना। और देखते हैं, थोड़ा सा आप भी प्रयास करो, सब कुछ करवाया गया आपको, ठीक है ना, सब कुछ आपको करवाया गया। कस्टलानो मेथड आपको यहाँ पर है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखो, कस्टलानो फर्स्ट थ्योरम आपसे पूछा जाता है किस पे बेस्ड है, और कस्टलानो सेकंड थ्योरम आपकी किस पे बेस्ड है। दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ मिल जाए। डायरेक्टली भाई फॉर्मूला ही पूछ लेगा, याद रखिएगा, वो डायरेक्टली ना फॉर्मूला ही पूछ लेगा आपको। और सेशन कैसा लग रहा भाई? ठीक लग रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं एकदम बेहतरीन तरीके से? ये बहुत टफ लग रही होंगी आपको, लेकिन अब नहीं लगेगी। लेकिन क्या है, अब नहीं लगेगी, ठीक। ये स्ट्रेन एनर्जी सभी मेंबर का, ये वाला फार्मूला ही डायरेक्टली पूछ लेगा सर। और आगे चलते हैं। अब तो जब से मेंस का पेपर हट गया ना, तब से सब्जेक्ट का वैल्यू कम हो गई, सब्जेक्ट की वैल्यू कम हो गई। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ पर मोमेंट लगा है, मोमेंट लगा तो स्टिफनेस फैक्टर कितना होगा? 4EI/L। और जब हिंज होगा, व्हेन फॉर एंड इज हिंज, ये फॉर एंड है, ये हिंज है आपका, देन कितना होगा आपका? 3I/L स्टिफनर फैक्टर। रिलेटिव स्टिफनर देखा जाए, अगर फिक्स होगा तो I/L, हिंज होगा तो 3/4, और फ्री होगा तो 0, यहाँ पर आता। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप देख लीजिए। और अगर फॉरेन फिक्स है तो मोमेंट, पहले वाला फिगर देखा जाए तो कैरी मोमेंट कितना कैरी होगा? आधा मोमेंट कैरी होगा। और हिंज है तो 0। भाई हिंज कौन सा मोमेंट कैरी करता? कोई नहीं मोमेंट कैरी करता, ठीक है ना। कैरीवर फैक्टर आपका हो गया सर, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये देख लो। अब जैसे यहाँ से फिक्स इन मोमेंट आपसे पूछ लेता है, कभी कभार फिक्स इन मोमेंट पूछ लेता है, ये वाला मोमेंट कितना होगा ये पूछता। तो ये कितना? PL/8 कितना होगा सर? PL/8 होगा। आगे अगर बात किया जाए, अगर ये वाली बात किया जाए, PBA² और MA²B/, और UDL लगा होगा तो WA²/12, WA²/12, ठीक। यहाँ पूछ लिया था A और B भी बता दो, बहुत कन्फ्यूजन होता है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर MB पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा, तो हरदम ये वैल्यू तो ज़्यादा दिख रही, तो MA की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बाकी देखो समझने पर है भाई, यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया गया, नहीं ये इस तरीके से दिखाया जाता है, ये जो बीम है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई है, तो कितना हो जाएगा? 6IL² में, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सर, MA MB की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगी, जो आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। अगला बात किया जाए, ठीक है सर, मुलर ब्रेस्लू प्रिंसिपल कहाँ यूज किया जाता है, इसके एजम्पशन वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, ड्यू टू सिंगल पॉइंट लोड। अब बताओ, यहाँ से आ जाता है, शियर फोर्स आपसे निकलवा लेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। तो ये सारा बेंडिंग मोमेंट आपसे निकलवा लेगा। देखो, अब डायरेक्टली आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देख लो। अब जिनको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनर कुछ करता नहीं है, ये आपको दे दिया, ये 2 मीटर दे दिया, ये 3 दे दिया, ठीक ना, और ये आपको 4 दे दिया, ये आपको 8 दे दिया। बस आपको ये सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? सॉल्व करना है आपको। मतलब ए भी निकलवा सकता है, ए नहीं गिवन तो ए आपसे निकलवा सकता है, A/B x/L-x, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ गए ना? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कई इसके मेथड है सर, और ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। 3 हिंज आर्च डिटर्मिनेट 2 हिंज आर्च इनडिटर्मिनेट 1 डिग्री, फिक्स आर्च में 3। तो अब देखो यहाँ पर जैसे आपका फॉर्मूला आता है एक 2 हिंज आर्च। हाँ, अब आप ये एक्सपेक्टेशन आपने देखा होगा, एग्जामिनर की ये एक्सपेक्टेशन होती डायरेक्टली पूछने की। ये पॉइंट लोड का होगा, ये किसका होगा? पॉइंट लोड का। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन केस ऑफ पैराबोलिक आर सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट सेंटर, पॉइंट लोड एट सेंटर। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन केस ऑफ द सर्कुलर आर सब्जेक्टेड टू UDL में 4/3 WR/π।
तो इस तरीके से भी होगा। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन केस ऑफ पैराबोलिक आर्च WL²/8H, WL²/8H, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट या स्टिफनेस मेथड आप देख लो। अच्छा, ये तो जो नहीं पढ़ा होगा डिटेल में उसको नहीं आएगा, फिर से बता दूं, जो अगर डिटेल में नहीं पढ़ा होगा सर उसको नहीं आएगा। जो मैट्रिक्स है यहाँ पर आप देखिएगा, एक्सियल की अगर बात होगी, किसकी सर, एक्सियल की बात होगी तो AE/L, ठीक है ना। ट्रांसवर्स के लिए ये हो जाएगा, टॉर्जन स्टिफनर पूछेगा तो ये हो जाएगा, फ्लेक्सर आपका ये हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। और ये जनरली पूछ लिया जाता है, सेम फिगर दे दिया, बोल दिया ये आपका एक्सियल हो गया, मोमेंट हो गया, टॉर्जनल हो गया, इनके बारे में पूछ लेता है। तो नॉलेज होना चाहिए सर आपको, मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। हाँ, अब देख लो, जैसे ये वाले फिगर से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये कितना लगेगा, रिएक्शन कितनी लगेगी, मोमेंट कितना लगेगा, चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में। और जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। मैट्रिक्स नहीं पढ़ना छोड़ दीजिए, JEE में तो नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है JEE में नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके 2 सब्जेक्ट के जितने फॉर्मूले थे, करीब करीब 400 से 500 फार्मूले पूरे आपको कवर करवा दिया रैपिड फायर के हिसाब से। ये आप कहाँ मिलेगा, अगर आप अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि आपके पास अभी देख लो नंबर ऑफ एग्ज़ाम भी कई हैं। जैसे एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो DDJE का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, RRB आने वाला है, SSC JEE अभी आपका 2 महीने करीब पोस्टपोन होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, अगर आप मतलब अभी से भी तैयारी करना चाहोगे ना तो तैयारी कर लोगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, अगर अभी आप जाएंगे ना तो आपको XXX वैलिडिटी भी मिल जाएगी और सबसे लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप कितने का, 2390 रुपये का ना, मैं बता रहा हूँ Y579 यूज करो, अगर पैसा है तो ले लीजिए भाई, 2100 रुपये का पड़ रहा है, बताओ 27 मंथ की वैलिडिटी 2173 रुपये का पड़ रहा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए सर, ठीक। बाकी बैचेस भी आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल मत लीजिएगा, ये लोगे ना तो सारे बैचेस का एक्सेस भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहो भाई, एंजॉय करते रहो। बाकी समय समय पर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और फिर से अगेन आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। आप लोग खूब एंजॉय करें, पढ़ाई लिखाई करें, और आपको अगर आज़ादी चाहिए, आपको भी पता है कि अगर आप कहीं घूमने वगैरह जाते होंगे तो लोग बहुत मतलब वैसी नज़र से देखते हैं कि अरे यार अभी नौकरी नहीं लगी, नौकरी लग जाएगी तो आपको बहुत अच्छा, आपकी पूजा करेंगे, समझ लो। आप कहीं जाओगे तो आपसे राह सलाह लिया जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो बस यही है कि आप लोग नौकरी करिए, तभी कुछ आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैसे बोला जाता है कि नौकरी सब कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ होती भी है, अभी बता दूँ। जो ज्ञान देते हैं कि नौकरी कुछ नहीं होती जीवन में, लेकिन नौकरी बहुत कुछ होती है, भी बता दूँ। आप खुद ये चीज़ एनालाइज करिएगा, बगैर नौकरी के कहीं गए हों और नौकरी के बाद कहीं जाइएगा, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है इज्जत पे। इसलिए हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करो भाई, सिलेक्शन आपका हो जाए। बाकी अगर कहीं नहीं इनरोल करें तो जाकर इनरोल कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ अलविदा, ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद सर।